is a rich country. It has $1 trillion in the bank, so to say, and Norway's sovereign wealth fund has become one of the largest single investors around the world. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्वे हमेशा से एक अमीर देश था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदियों से नॉर्वे को यूरोप के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। 19वीं सदी के शुरुआत में नॉर्वे की 90% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही थी। ज़्यादातर फैमिलीज फार्मिंग करके अपना घर चलाती थीं और पहाड़ी इलाका होने की वजह से क्रॉप फेलियर्स बहुत आम बात थी, जिसकी वजह से लोगों का इस देश में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। और साल 1825 से लेकर 1920 तक लगभग 8 लाख नॉर्वेगियंस अपना देश छोड़कर नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट हो चुके थे। लेकिन आज नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम 94,600 US डॉलर है, यानी नॉर्वे का हर एक नागरिक साल में एवरेज 90 लाख कमाता है। इतना ही नहीं, नॉर्वे की गवर्नमेंट पेंशन फंड अकाउंट में लगभग $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के फंड्स हैं, जिसे अगर नॉर्वे के 56 लाख लोगों में बांट दिया जाए तो हर इंसान को लगभग 3 करोड़ 36 लाख मिलेंगे। यानी नॉर्वे का हर सिटीजन पेपर पर एक मिलियनियर है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इसकी रैंक पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट है। यानी नॉर्वे की प्रेस वर्ल्ड की सबसे फ्रीएस्ट प्रेस है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? एक 56 लाख की आबादी वाला छोटा सा गरीब देश आखिर दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में कैसे आ गया? तो कहानी शुरू होती है साल 1969 से, जब नॉर्वे से 320 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी में मासिव ऑयल एंड गैस फील्ड्स की डिस्कवरी होती है। This is the Johan Sverdrup field, the biggest discovery in Norway for 3 decades, and one which contains 2.7 billion barrels of oil and could earn this Scandinavian country $100 billion over the next 50 years. Norway first discovered oil in December 1969 and now 50. पर नॉर्वे इस डिस्कवरी से खुश होने के बजाय डर गया, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन जिन देशों में तेल के खजाने मिले हैं उनमें से अक्सर देश आज गरीब हैं और ज़्यादातर देशों में आज गरीबी, डिक्टेटरशिप और सिविल वॉर जैसी चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन आखिर किसी देश में कोई नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी वो देश गरीब कैसे हो सकता है? इसका जवाब है द रिसोर्स कर्स और द डच डिजीज जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। द रिसोर्स कर्स, इस थ्योरी को सबसे पहले 2012 में UCLA के प्रोफेसर माइकल रॉस ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री में जैसे ही किसी नेचुरल रिसोर्स की डिस्कवरी होती है, उस कंट्री की गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट करके अंधा पैसा कमाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पावर में बैठे हुए लोग आम जनता को इग्नोर करके करप्शन करना शुरू कर देते हैं और एक पॉइंट पर करप्शन इतना बढ़ जाता है कि देश में लोग अमीर होने के बजाय गरीब होने लगते हैं। फिर उसके बाद द डच डिजीज अपना रोल प्ले करता है और पूरी कंट्री को एक इकोनॉमी ट्रैप में फंसा देता है। जब किसी देश में कोई नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर होता है तो उसको हैविली एक्सपोर्ट करने की वजह से कंट्री की लोकल करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उस देश में बनने वाला सामान भी बहुत महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स के महंगे होने के वजह से उस देश के दूसरे सेक्टर्स की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पूरे देश की इकोनॉमी एक नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड हो जाती है और उस सेक्टर में भी करप्शन होने की वजह से लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता और आखिरी में लोग फ्रस्ट्रेट होकर प्रोटेस्ट करते हैं। जवाब में गवर्नमेंट पावर का यूज़ करती है और धीरे धीरे सिविल वॉर और डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो जाती है और यही हुआ है नाइजीरिया, इराक, लीबिया और वेनेजुएला में, जिसका पूरा फ़ायदा अमेरिका उठाता है और फॉरेन इंटरवेंशन करके सिचुएशन को और ख़राब कर देता है। लेकिन नॉर्वे में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। सबसे पहले नॉर्वे की गवर्नमेंट ने 3 गाइडिंग प्रिंसिपल सेट किए। रूल नंबर 1, ऑयल किसी एक इंसान, पॉलिटिकल या कंपनी का नहीं है, बल्कि इस पर हर सिटीजन का हक है। रूल नंबर 2, पैसे को खर्च मत करो बल्कि इन्वेस्ट करो।
रूल नंबर 3, पैसे को नॉर्वे के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है बल्कि नॉर्वे के बाहर करना है, क्योंकि अगर ऑयल से आने वाले पैसों को डोमेस्टिकली नॉर्वे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट किया तो सडनली हर एक इंसान के पास पैसा आने लगेगा और इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग करना और भी महंगा हो जाएगा। और इसी पॉइंट ने नॉर्वे के हर एक इंसान को मिलियनेयर बना दिया। 1990 में नॉर्वे की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल GPFG की शुरुआत की, जो कि ऑयल एंड गैस से आने वाले प्रॉफिट्स को ग्लोबली नॉर्वे के बाहर इन्वेस्ट करता है। आज नॉर्वे का ये पेंशन फंड वर्ल्ड की अराउंड 70% कंपनीज में शेयर्स ओन करता है, जिसमें बड़ी से बड़ी कंपनीज के नाम शामिल हैं। वर्ल्ड बॉन्ड्स मार्केट के 25% का अकेला GPFG ओनर है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड के रियल एस्टेट का 2 to 3% GPFG के कंट्रोल में है। चाहे लंदन हो या पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर टोक्यो, हर एक बड़े शहर में नॉर्वे की प्रॉपर्टी है। और GPFG आज $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा के फंड मैनेज करती है, जो कि इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड बनाती है। लेकिन फिर सवाल ये है कि आखिर नॉर्वे डच डिजीज से कैसे बचा? क्या उसकी करेंसी महंगे होने की वजह से दूसरी इंडस्ट्रीज तबाह नहीं हुई? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नॉर्वे ने ऑयल एंड गैस से आ रहे सारे इनकम को सिर्फ बाहर ही इन्वेस्ट किया, बल्कि नॉर्वे के अंदर भी गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐसे इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट किया जो कि कंज्यूमर इंडस्ट्रीज नहीं थी, ताकि करेंसी महंगे होने की वजह से डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स पर असर ना पड़े और वो द डच डिजीज से बच पाए, बल्कि उन इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट किया जिससे एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्टली असर नहीं पड़ता, जैसे हाइड्रो पावर। आज नॉर्वे की 90% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से आती है। मैरीटाइम इंडस्ट्री, आज नॉर्वे शिप डिज़ाइन, ऑफशोर इंजीनियरिंग और मैरीटाइम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है। ऑयल टेक्नोलॉजी, नॉर्वे ने सिर्फ तेल नहीं बेचा बल्कि तेल निकालने वाली टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा नॉर्वे आज दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशरीज एंड सी फूड एक्सपोर्टर है। और साथ में नॉर्वे ने एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी हैविली इन्वेस्टमेंट किया है। आज नॉर्वे में एजुकेशन सबके लिए फ्री है और हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड किया जाता है। और इन सारी चीज़ों की वजह से नॉर्वे आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। पर यह सब कुछ इसलिए सक्सेसफुली हो पाया क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने करप्शन नहीं किया, ट्रांसपेरेंट रूल्स बनाए और लोगों ने भी एथिक्स को फॉलो किया। लेकिन आखिरी में एक क्वेश्चन है, विल इंडियाज गवर्नमेंट एवर बी करप्शन फ्री एंड डेमोक्रेटिक? सब्सक्राइब।